जय हिंद साथियों, आपका स्वागत है अल्ट्रा स्टडी इन्फो यूट्यूब चैनल में। आज की महत्वपूर्ण वीडियो है। आज पढ़ेंगे हम MPPEB 2022 का जो प्राथमिक शिक्षक भर्ती 2020 थी उसका पेपर है। 5 मार्च 2022 का है, फर्स्ट शिफ्ट का है और सब्जेक्ट हिंदी है। इसको हम पढ़ेंगे। देखिए किस तरह से प्रश्न आता है। ये पीवी की साइड से पीवी का पेपर है, जो परीक्षा में पीवी में आया था वही पेपर है। उसी को अपन सॉल्व करेंगे, उसी को देखेंगे। आप देख लीजिए किस आधार पर प्रश्न आते हैं, इसके हिसाब से आप अपनी तैयारी बनाए रखें और अगली भर्ती में अपना सिलेक्शन पाएँ। तो शुरू करते हैं। निम्न में से कौन सा शिक्षण का सिद्धांत नहीं है? देखो इस चीज़ पे विशेष ध्यान देना है। ये नहीं लगा है, नहीं का विशेष ध्यान देना है। अगर नहीं देखोगे तो आप उत्तर गलत कर देंगे। ये हाँ और नहीं में ध्यान दे। तो क्या है, निम्न में से कौन सा शिक्षण का सिद्धांत नहीं है? तो इसका देखो, स्वाभाविकता का सिद्धांत, मूर्त से अमूर्तता का सिद्धांत, निगमन से आगमन का सिद्धांत या आगमन की ओर, सरल से कठिन की ओर। तो इसमें निगमन से आगमन वाला गलत है, यानी नहीं है। तो अपना सी उत्तर सही है। अगला है, भाषा अर्जित करना होता है भैया, क्या कठिन होता है? सहज स्वभाव होता है? भाषा सीखने में बाधक होता है? समय की हानि होती है? देखो चार ऑप्शन पढ़ना जरूरी है। इसका उत्तर है अपना सहज स्वाभाविक होता है। ठीक है, बोर्ड ने इसका यही माना है और राइट उत्तर माना है। निम्न में से उपचारात्मक शिक्षण की सफलता मुख्यतः किस पर निर्भर करती है? तो इसका भी देखना, केवल बच्चों की समाज सांस्कृतिक पृष्ठभूमि पर। देखो केवल लगा है तो वो देख लेना, केवल वाला ज़्यादातर सही नहीं होता। केवल बच्चों की भाषागत दृष्टियों की सूची बनाने पर, केवल बच्चों की भोज्य व्यवस्था का ध्यान रखकर, समस्याओं के कारणों की सही पहचान पर। तो इसका डी उत्तर राइट है। देखो जो पेडागोगी आती है उसमें केवल और या बच्चे को कोई परेशानी हो, मतलब उसमें पॉजिटिव और निगेटिव का बहुत महत्व रहता है। इसी आधार पर उत्तर दिए जाते हैं। हाँ, अगला है, कहानी कथन के उद्देश्य कौन सा पक्ष शामिल नहीं है? देखिए फिर आ गया नहीं। कहानी कथन के उद्देश्य कौन सा पक्ष शामिल नहीं है? तो शब्द का भंडार विकास, कल्पनाशीलता का विकास, सृजनता का विकास, भाषा के लिखित रूप से परिचय। देखो भाषा के लिखित रूप से परिचय नहीं होगा जब कहानी और कथन अपन पढ़ेंगे। तो देखो शब्द भंडार का विकास तो हो ही जाएगा, अपन कहानी पढ़ें तो कल्पनाशीलता का विकास भी हो जाएगा, कल्पना करें कि हाँ ऐसा ऐसा होता होगा कहानी में। और सृजनता का यानी सृजन करने की भी अपन सोच लें कि हाँ ऐसा सब। लेकिन भाषा के लिखित रूप को जब अपन पढ़ रहे हैं तो लिख कैसे पाएंगे? तो उसका वो पक्ष शामिल नहीं है इसमें। ठीक है, अगला प्रश्न है, मूल्यांकन का उद्देश्य, मुख्य उद्देश्य होता है यह जानना कि, हाँ मूल्यांकन का क्या उद्देश्य होता है ये बताएं। बच्चों कितने पाठ पढ़े हैं? ये गलत है। शिक्षक ने कितने पाठ पढ़ाए हैं? ये भी गलत है। बच्चे कैसे सीखते हैं? ये राइट है। देखो इसमें पॉजिटिव है ना, बच्चे कैसे सीखते हैं। अगली कक्षा में उन्नत करना, ये नहीं है। ये है कि बच्चे कितना सीखे हैं और कैसे सीखते हैं। बिल्कुल यही होता है मूल्यांकन। अगला है, देखो वीडियो लंबा बनेगा लेकिन डिटेल में पढ़ेंगे अपन, आराम से पढ़ेंगे। अभी अपन पेपर में भी टाइम है, इसलिए अच्छे से देख लीजिए। हाँ, अगला प्रश्न है, कविता को भावपूर्ण तरीके से, एक सेकेंड, कविता को भावपूर्ण तरीके से पढ़ना है, क्या कहलाता है? कविता शिक्षण का एक गौण उद्देश्य है? नहीं। कविता के भाव को समझने में सहायता करता है? हाँ। बच्चों का मनोरंजन करता है? बच्चों को छंद अलंकार की जानकारी देता है? देखिए इन चारों में भी पॉजिटिव देखना पड़ता है कि सबसे सूट कौन सा है। इसका बी उत्तर है। और चारों ऑप्शन पढ़ना जरूरी है। पेडागोगी में हमेशा चारों ऑप्शन पढ़ो। निम्नलिखित कार्य की जांच में बच्चों की सहायता लेने से केवल उन पठन कौशल का अभ्यास होता है? गलत। देखो केवल लगा है, गलत। बच्चे ज़्यादा गलतियां ढूंढना सीख जाते हैं?
इससे भी और अच्छा देखिए ना ऑप्शन, बच्चों को जो दूसरों के हस्तलिखित सामग्री को पढ़ने का अवसर और अवलोकन क्षमता के विकास का अवसर मिलता है। ये है इसका उत्तर। दूसरे बच्चों से विचार परिचित होते हैं नहीं। देखिए इसमें पेडागॉगी में हमेशा एक ही चीज़ होता है कि अपन को ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव देखना है क्वेश्चन के हिसाब से, और दूसरी बात जो उत्तर सब चीज़ को अपने आप में समेटे हो उसको देखना है। ठीक है, केवल पर ध्यान ज़्यादा नहीं देना है, प्रश्न के हिसाब से उत्तर रहेगा, और 4 ऑप्शन पढ़ना जरूरी होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है लोकगीतों को भाषा की कक्षा में स्थान दिया जाना चाहिए क्योंकि लोकगीतों को बढ़ावा देना भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है। लोकगीत गाए जा सकते हैं, केवल लोकगीतों के माध्यम से पारंपरिक मूल्यों की शिक्षा दी जा सकती है। अब है इससे बच्चे संस्कृतिगत विशेषताओं से परिचित होते हैं। बिल्कुल, अपन लोकगीत होते हैं तो उससे बच्चे संस्कृतिगत विशेषताओं से परिचित होते हैं। राइट, इसका डी उत्तर है। अगला प्रश्न है 9। पाठ पढ़कर बच्चों से प्रश्न बनवाने से क्या होता है, मतलब बनवाने से इस बात का पता चलता है कि बच्चे प्रश्नवाचक शब्दों से परिचित हैं या नहीं। शिक्षक को यह जानने का अवसर मिलता है कि बच्चों ने पाठ को कितने गहराई से समझा। ये ठीक है। कार्य की अच्छी युक्ति पूरी होती है, प्रश्न बनाने की आदत का विकास होता है। तो इसमें सबसे बेस्ट है बी वाला, बी, क्योंकि शिक्षक को जानने का अवसर मिलता है कि बच्चे कितनी गहराई से समझा है पाठ और क्या सीखे हैं। अगला प्रश्न है 10वां प्रश्न है भाषा का विकास या भाषा विकास का द्वितीय चरण निम्न में से क्या है। जो भाषा विकास का द्वितीय चरण निम्न में से क्या होता है, तो इसका भी ये निम्न में से बोलना होता है। क्या होता है, बोलना। देखिए भाषा का द्वितीय चरण निम्न में से क्या है, बोलना। इसका पूरा होता है LSRW। L से लिसन माने सुनना, स्पीक माने बोलना, रीड माने पढ़ना, राइट माने लिखना। यानी सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, ये क्रम रहता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं अपन। अगला प्रश्न है 11वां, इसका उत्तर बता दिया। हाँ, अगला प्रश्न है 11वां, बच्चों में हिंदी भाषा सिखाने के प्रति रुचि उत्पन्न करता है, यह उद्देश्य है। तो इसका उत्तर देखें अपन। उच्च स्तर के छात्रों के लिए, प्राथमिक स्तर के छात्रों के लिए। देखो, बच्चों में हिंदी भाषा सीखने के प्रति रुचि उत्पन्न करता है, यह उद्देश्य है प्राथमिक स्तर के छात्रों के लिए, माध्यमिक स्तर के लिए नहीं, केवल हायर सेकेंडरी के लिए नहीं, केवल वाला तो क्रॉस रहता ही ज़्यादातर पेडागॉगी में। हाँ, अगला प्रश्न है, अब देखिए, कक्षा 8 के बच्चों के लिए साहित्य का चयन करते समय आपके लिए निम्न में से क्या जानना सर्वाधिक जरूरी है। यानी कक्षा 8 के बच्चे हैं, उनके लिए साहित्य का चयन करना है, उस समय आपके लिए निम्न में से क्या जानना जरूरी है। ठीक है, तो बच्चों की मनोवैज्ञानिक विशेषता, बच्चों की भाषा का प्रयोग की क्षमता, पुस्तक के प्रकाशन से संबंधित जानकारी, बच्चों की मनोवैज्ञानिक विशेषता और भाषा प्रयोग की क्षमता। देखिए, इसमें सारी चीज़ें आ गई ना, ये डी सही है। अब देखो, ये तो गलत बिल्कुल है ही, प्रकाशन से संबंधित क्या जानकारी, उसकी जरूरत ही नहीं है अपन को। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 13 है, नाटक, सिनेमा, परिचर्चा, वाद विवाद आदि बच्चों की खाली स्थान है वह स्वाभाविक खाली स्थान एवं खाली स्थान प्रतिक्रिया व्यक्त करने की क्षमता विकसित करने में मदद करता है। इन तीनों में अपन को खाली स्थान में भरना है। तो क्या है, देखिए, नाटक, सिनेमा, परिचर्चा, वाद विवाद आदि बच्चों की स्वतंत्र व स्वाभाविक मौखिक लिखित मतलब मौखिक एवं लिखित प्रतिक्रिया व्यक्त करने की क्षमता विकास करने में मदद करता है। तो इसका उत्तर ए है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14,
भाषा सीखने में होने वाली त्रुटियां क्या हैं? जो भाषा अपन सीखते हैं, बच्चे सीखते हैं, तो उसमें त्रुटियां क्या होती हैं? तो बच्चे शिक्षक पाठ्यक्रम आदि की असफलताओं के संकेतक हैं। ये गलत है, सही नहीं है। इनके प्रति कठोर रवैया अपनाना चाहिए, ये बिल्कुल गलत है। देखो ऐसे आए तो देख लेना। भाषा सीखने की प्रक्रिया के स्वाभाविक पड़ाव हैं, ये भी गलत है। वो ये सही है, सॉरी, ये सही है। स्वाभाविक दिया है ना इसमें, सबसे बढ़िया स्वाभाविक पड़ाव। भाषा प्रयोग की असफलता की ओर संकेत करता है, ये गलत है। ठीक है, अगला प्रश्न है, पाठ्य पुस्तक भाषा शिक्षण में मुख्यतः क्या सहायता करती है? यानी जो पाठ्य पुस्तक है वो भाषा शिक्षण में क्या सहायता करती है? तो बच्चों को विभिन्न पर्वों की जानकारी देती है, गलत। देती है, लेकिन इससे भी बेटर ऑप्शन है व्याकरण के नियम कंटेस्ट कराते। देखो रटना तो किसी भी चीज़ में है ही नहीं, ठीक है। भाषा की विभिन्न घटना प्रस्तुत करती है, जी, जो भाषा की विभिन्न घटना प्रस्तुत करती है, राइट है। बच्चों का आकलन करती है, इससे सबसे बेस्ट है सी। अब आएंगे अपन पैसेज पे। देखो वीडियो तो लंबा जाएगा, आराम से तसल्ली में और डिटेल में पढ़ेंगे तो जाएगा। यह निर्देश है, नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के सबसे उचित उत्तर वाले विकल्प का चयन कीजिए। ठीक है, जब हम असंगठित हुए, हमें आर्थिक और राजनीतिक रूप में, इनको जल्दी जल्दी आप पढ़ लेना है, पेपर में आए तो इसमें टाइम ज़्यादा नहीं देना है, जल्दी से पढ़ना है, गहराई से पढ़ना है और फिर उसका उत्तर देने हैं। तो जब असंगठित हुए, हमें आर्थिक और राजनीतिक रूप में इनकी कीमत चुकानी पड़ी। हमारे विचारों में जब संकीर्णता आई, आपस में झगड़े हुए, हमने जब कभी नए विचारों से अपना मुख मोड़ा, हमें हानि ही हुई, हम विदेशी शासन के अधीन हो गए। ये बातें स्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने अखिल भारतीय राष्ट्रीय एकता सम्मेलन के दौरान कही थी। सचमुच राष्ट्रीय एकता सशक्त और समृद्ध राष्ट्र की आधारशिला होती है। राष्ट्रीय एकता का तात्पर्य राष्ट्र के विभिन्न घटकों में परस्पर एकता, प्रेम एवं भाईचारे का कायम रहना। भारत में कई धर्मों एवं जातियों के लोग रहते हैं, जिनके रहन सहन एवं आस्था में अंतर होता है, साथ ही इनकी भाषाएं भी अलग अलग हैं। इनके बावजूद पूरे भारतवर्ष के लोग भारतीयता की जिस भावना से ओतप्रोत हैं रहते हैं, उसे राष्ट्रीय एकता विश्व भर में सर्वोच्च उदाहरण कहा जा सकता है। रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा, भारत की एकता तथा चेतना समय की कसौटी पर सही सिद्ध हुई है। राष्ट्र की आंतरिक शांति तथा सुव्यवस्था और बाहरी दुश्मनों से रक्षा के लिए राष्ट्रीय एकता परम आवश्यक है। यदि हम भारतवासी किसी कारणवश छिन्न भिन्न हो गए तो हमारी पारस्परिक फूट को देखकर अन्य देश हमारी स्वतंत्रता को हड़पने का प्रयास करेंगे। इतिहास के अध्ययन से हमें पता चलता है कि प्राचीन काल में समूचा भारत एक ही सांस्कृतिक सूत्र में आबद्ध था, किंतु आंतरिक दुर्बलता के कारण विदेशी शक्तियों ने हम पर आधिपत्य स्थापित कर लिया। इन विदेशी शक्तियों ने हमारी सभ्यता और संस्कृति को नष्ट करना शुरू किया, जिससे हमारी आस्थाओं एवं धार्मिक मूल्यों का धीरे धीरे पतन होने लगा। हमें राष्ट्रीय एकता कायम रखने की आवश्यकता है, तभी हम डॉक्टर एस राधाकृष्णन की कही गई बातों को सही साबित कर सकते हैं। भारत ही अकेला देश है जहाँ मंदिरों, गिरजाघरों, मस्जिदों, गुरुद्वारों और मठों में शांतिपूर्ण अस्तित्व है। आज देश की राष्ट्रीय एकता को सबसे बड़ा खतरा आतंकवाद से है। आतंकवाद न केवल हमारी बल्कि संपूर्ण विश्व की समस्या। आतंकवादियों द्वारा कभी मुंबई को निशाना बनाया जाता है तो कभी देश की राजधानी दिल्ली को। आज कश्मीर की समस्या आतंकवाद की ही देन है। पिछले 2 दशकों में इस आतंकवाद ने देश के कई राज्यों में अपार क्षति पहुंचाई है। राष्ट्रीय एकता में बाधक अनेक शक्तियों में अलगाव की राजनीति भी एक है। चलिए, अभी अपने पैसेज पढ़ लिया, अब इसके उत्तर छांटेंगे अपन। यह उपरोक्त गद्यांशों निम्न में से उचित शीर्षक क्या है? ये राष्ट्रीय एकता आएगा इसका। राष्ट्रीय एकता का निबंध ये तो राष्ट्रीय एकता है। अब अपन को हर में पैसेज पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, हर प्रश्न में। यह है 17। उपरोक्त गद्यांश के अनुसार भारतीय अकेला देश है जहाँ मंदिर, तो ये है डॉक्टर एस राधाकृष्णन जी ने उत्तर दिया है। भारत ही एक अकेला देश है जहाँ मंदिरों, गिरजाघरों, मस्जिदों, गुरुद्वारों और मठों में शांतिपूर्ण का सहिष्णु निम्न में से किसका है? तो ये इनने कथन दिया है। अगला प्रश्न है, क्योंकि अपन ने पैसेज पढ़ लिया तो छांटने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन उसमें से छट जाते हैं। अगर अपन नहीं पढ़ेंगे तब भी फिर इसमें से छटने आते हैं, तो वो भी टाइम लगेगा।
अब है अगला प्रश्न 18। निम्न में से किस शब्द युग्म को उपयुक्त गद्यांश में नहीं किया गया है? तो इसका भिन्न भिन्न नहीं आया है, अब इस गद्यांश में प्रयोग नहीं किया गया है। अगला है उपरोक्त गद्यांश के अनुसार भारत की एकता तथा चेतना की कसौटी पर सही सिद्ध हुई, ये है किसका है? तो ये है रविन्द्रनाथ टैगोर जी का है। अगला प्रश्न है उपर्युक्त गद्यांश के अनुसार राष्ट्रीय एकता से तात्पर्य है। देखो इसका उत्तर क्या रहेगा। पहला ऑप्शन है प्रेम एवं भाईचारे पर कायम रहने के साथ साथ राष्ट्र के विभिन्न घटकों को परस्पर एकता का नहीं होना। देखो यहाँ नहीं दिया है, ये गलत है, नहीं है तो ये गलत है, ठीक है। अगला है बी है राष्ट्र के विभिन्न घटकों में परस्पर एकता। सी है प्रेम भाईचारे का कायम रहना। डी है राष्ट्र के विभिन्न घटकों में परस्पर एकता यानी दोनों एक कर दिए तो डी मोस्ट है। मैंने बोला ना कि सभी ऑप्शन पढ़ना जरूरी है, तो इसका डी राइट है। अगला प्रश्न देखते हैं, वही पैसेज है। निम्न में से आबद्ध का विलोम, देखो आबद्ध शब्द का विलोम क्या है? आबद्ध मान होता आता है एक सीमित और या मतलब मान लें कि किसी के अधीन, ठीक है। तो इसका उत्तर रहेगा, देखो अमुक्त माने जो मुक्त नहीं है, ये गलत है। कैद माने जो किसी के कैद में है। सीमित भी हो गया, अगर सीमित तो आज़ाद माने फुल, तो इसका विलोम हो गया उल्टा आज़ाद, तो ये राइट है। अगला प्रश्न है निम्न में से मत एकता में कौन सी संधि? देखो मत एकता, ठीक है, तो इसमें वृद्धि संधि आएगी। कौन सी है? वृद्धि संधि। वृद्धि यानी बड़ी मात्रा है, तो वृद्धि संधि हो गया। अगला प्रश्न है शॉर्ट में देखा है। निम्न में से भारतवासी शब्द में कौन सा समास है? देखिए इसमें तत्पुरुष समास है। भारतवासी, भारत का है जो वासी, भारत में रहने वाले को भारतवासी कहते हैं। अगला प्रश्न है, अब अगली पैसेज आ गई तो इसको भी पढ़ लेते हैं। चलिए निर्देश काव्यांश को पढ़कर दिए गए पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देना है बिल्कुल। किंतु अरे ये क्या, इतना आदर इतनी करुणा और सम्मान, प्रथम दृष्टि में ही दे डाला, प्रथम दृष्टि में ही दे डाला तुमने मुझे अहो मतिमान, मैं अपने झीने आंचल में इस अपार करुणा का भार कैसे भला संभाल सकूंगी। उनका वह स्नेह अपार, लक महानता उनकी पल पल, देख रही हूँ अपनी ओर, मेरे लिए बहुत थी केवल उनकी तो करुणा की कोर। अब प्रश्नों पर चलते हैं इसके। तो इसका पहला प्रश्न है निम्न में से उपयुक्त पंक्ति के रचयिता का नाम है? तो सुभद्रा बाई या सुभद्रा कुमारी चौहान, ठीक है। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न निम्न में से मतिमान का अर्थ, देखो मति या बुद्धि एक ही बात होगी, और मतिमान या बुद्धिमान तो बराबर अर्थ हो गया इसका। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा शब्द करुणा का पर्यायवाची नहीं? देखो करुणा का पर्यायवाची नहीं है, इस पर विशेष ध्यान देना है, ठीक है। तो करुणा का पर्यायवाची देखो ये तो है, उदारता है, दया है, सहानुभूति है, तो निष्ठुरता नहीं है। इसका राइट उत्तर सी। अगला प्रश्न है दोहे और रोले को क्रम से मिलाने पर निम्न में से कौन सा छंद बनता है? तो कुंडलियाँ बनती हैं। इसका उत्तर है कुंडलियाँ। अगला प्रश्न है निम्न में से किस शब्द का प्रयोग उपरोक्त पंक्ति में नहीं किया गया है? हाँ, इसको अपन ऐसे पता नहीं रहता है तो पढ़ लिया तो आ जाएगा, नहीं आया तो दोबारा देख सकते हो। तो इसका उत्तर निम्न में से किस शब्द का प्रयोग उपरोक्त पंक्ति में नहीं हुआ है? तो शोक का नहीं हुआ है। देखो ये उत्तर यहाँ से ही दे दिया तो छांटने की जरूरत नहीं है, शोक का नहीं हुआ है। अगला प्रश्न रहेगा निम्न में से किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? देखो उपसर्ग का प्रयोग किस शब्द में नहीं हुआ है? देखो प्रत्यय उपसर्ग होते हैं, तो महानता, देखो महान हो गया तो इसमें ता प्रत्यय लगाया, तो प्रत्यय लगाया तो इसमें उपसर्ग तो है ही नहीं, तो यही सही है ये। और देखो अवगुण में, निर्देश में, अनुप्रास में, इनमें तीनों में उपसर्ग लगा है। तो अगला प्रश्न है और आज का अपन लास्ट प्रश्न समझेंगे। लास्ट प्रश्न है, अगली वीडियो में आएगा उससे आगे का। तीसरा प्रश्न मुहावरा और का और हो जाना। देखो मुहावरा दिया है ये, और का और हो जाना का क्या अर्थ है? तो देखिए गत पथ करना गलत, तक्कर चूर हो जाना गलत। देखो
पहले जैसा ना रहना, बिल्कुल बता जाना क्या ना ये और को और रहेगा, तो ये सी वाला राइट है, अधिक ना गलत। ठीक है, तो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन जरूर दबाएं और वीडियो में कमेंट में जय हिंद जरूर लिखें। तो साथियों जय हिंद। और डिटेल में अपन डेली एक सेशन करेंगे।